हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सीजीएल मेंस 2022 का जो एग्जाम हो रहा है उसकी एकदम रियलिटी बताने वाला हूँ कि किस तरह का पेपर आ रहा है और क्या ये पेपर सच में आसान है जैसा कि सब लोग बोलेंगे। हलवा पेपर है एकदम। सो इज दिस ट्रू। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो सेफ स्कोर है वो मेरे अकॉर्डिंग कितना रह सकता है। ठीक है, सब कुछ हम लोग इसमें वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज आप लोग इसको लास्ट तक देखना। और पहले काम करो, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट वगैरह हुई तो मैं आपको वहां पर दे दूंगा। ठीक है। और उसके आप लोग चाहो तो ग्रुप में भी जा सकते हो, वहां पर भी काफी लोग डिस्कस करते रहते हैं कि आज के एग्जाम में क्या है, कल के एग्जाम में क्या चीज आ सकती है। और क्वेश्चंस वगैरह भी अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है। पब्लिक ग्रुप जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। खुद हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं डाले और डालना ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो लोग आगे एग्जाम देंगे ना 6 और 7 तारीख को, उनका भी लॉस हो सकता है। जिन लोग का एग्जाम हो गया उनका तो लॉस है ही, और उनके अलावा जिनका एग्जाम आने वाला है उनका भी लॉस हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, अगर ज्यादा क्वेश्चन आउट हो गए तो। ठीक है। वरना उस तरफ ज्यादा नंबर लाने का फिर फायदा नहीं होगा। इधर नॉर्मलाइजेशन में लोगों को हो सकता है कि 15-20 नंबर बढ़ रहे हो और वहां पर ना बढ़ पा रहे हो। ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन शेयर करना सही नहीं लगा। बाकी आप लोग चाहो तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ऐसा हर बार होता है कि जब भी एग्जाम हुआ तो उसको आसान बोला जाता है, अब वो एग्जाम किसी भी चीज का हो। आप सीजीएल प्री का ही पेपर उठा के देख लो जो 2022 का हुआ था। उसमें भी तो सब लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ एटलीस्ट 125 130 रहेगी, क्योंकि एग्जाम हमारा काफी आसान आया है। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जब भी एग्जाम हुआ है, आप भले सीजीएल 17 का पेपर देख लो, मेंस वाला जिसमें मैथ स्टफ आई थी, अभिनय शर्मा सर ने भी उसमें बोला था कि पेपर में कुछ कठिन नहीं आया है और आराम से बच्चा 90-95 सवाल कर सकता है। पर क्या ये रियलिटी थी? रियलिटी उसी को तो पता होगी जो एग्जाम के अंदर बैठा होगा और उसने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन एक्चुअल में एक बंदा एग्जाम के अंदर कर सकता है। ठीक है। और ऐसा हर एक साल होता है, केवल इसी साल नहीं हुआ है। आप चाहो तो सीजीएल 20 का भी पेपर देख लो, तब भी तो लोगों ने रिव्यू में बोला कि जो मैथ्स थी वो एकदम आसान थी, पर ऐसा सच नहीं था। ठीक है। इनफैक्ट सीजीएल 20 की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो पिछले कई सालों में वो सबसे कम गई थी, और उसका रीजन यही था कि उसमें मैथ्स और इंग्लिश दोनों का लेवल काफी अच्छा था। सीजीएल 21 मेंस अगर आप देखोगे तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि जो मैथ्स थी वो तो आसान थी ही। ठीक है। पर जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें लोग कह रहे थे कि ये चीज आसान आई है, पर ऐसा नहीं था यार। इंग्लिश में आप देखोगे तो स्कोर करना इतना भी इजी नहीं था कंपेयर टू मैथमेटिक्स। ठीक है। तो ऐसा हर बार होता है यार कि हमको बोला जाता है कि पेपर आसान आ रहा है रिव्यू के अंदर, पर वो नहीं होता। जब आप एग्जाम के अंदर बैठे होते हो तब आपको रियलिटी पता चलती है कि यार कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो सच में आपके गलत होने वाले हैं या फिर गलत हो सकते हैं। ठीक है। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस फिलहाल आप लोग किसी भी रिव्यू पर मत जाओ कि आप ये सोच के चले जाओ कि एग्जाम बहुत आसान आ रहा है। मैं उन लोग को बता रहा हूँ जिनका एग्जाम 6 और 7 तारीख को है, और वहां जाके आपको ऐसा लगे यार कि मेरा पेपर तो आसान नहीं आया, और फिर आप वहां पर एग्जाम के अंदर नर्वस हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। यार सबसे पहले बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। आराम से क्वांट के जो 30 सवाल है वो आप 25 मिनट में कर सकते हो, अगर आपने तैयारी करी है तो। अगर तैयारी नहीं करी तो आप 30 मिनट भी कर लो, 35 मिनट भी कर लो, तो भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएं। ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक या दो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आ रहा हो तो आप उसको छोड़ दो ना। जरूरी थोड़ी ना कि आपको सारे सवाल करने हैं। पर ओवरऑल मैं बोलूँ कि पूरा सेक्शन आप 25 मिनट में देख सकते हो, और जितने क्वेश्चन आपको उसमें आ रहे हैं अगर आप सारे बना सकते हो तो आप सारे क्वेश्चन भी 25 मिनट में कर सकते हो। मैंने खुद लगभग 26 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दिए थे। ठीक है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर आपने पढ़ाई करी है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप सारे क्वेश्चन क्वांट के कर दोगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग का लेवल क्वांट के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। मेरी बात मानो, काफी अच्छा लेवल रीजनिंग का आ रहा है। ठीक है। जो भी लोग कह रहे हैं कि उनकी रीजनिंग में 30 में से 30 सवाल सही हो जाएंगे, वो लोग आपसे गलत कह रहे हैं, या फिर उन लोग को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही उनके हो जाएंगे। ये उन लोगों ने पहले से बता दिया, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग होंगे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं
उसमें गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वो लोग जानबूझ के लीड करते हैं आपको गलत आंसर टिक करने में। और ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है कि इसमें जो भी आप टिक करके आ रहे हो, एक्चुअल आंसर उसे कुछ और ही निकलता है। इनफैक्ट जो फिगर सीरीज के क्वेश्चन थे वो भी अच्छे थे, उसमें भी गलत हो सकता है, ठीक है, उसमें भी कैंडिडेट के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो कुछ क्वेश्चन और हैं जिसमें सिली मिस्टेक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि रीजनिंग अच्छी आ रही है, मतलब रीजनिंग में अगर आप 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपके 3-4 सवाल हो सकता है कि उसमें गलत हूँ, ठीक है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। या फिर अगर आपसे 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप उनको छोड़ दो, आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये था मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स में जो भी आप टाइम सेव कर रहे हो वो पूरा आपका रीजनिंग में यूज होगा। इनफैक्ट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जैसे आपको स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2 दे दिया, इसमें एक पजल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, 3-4 लोग ऐसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं, स्टेटमेंट 2 में कुछ है, फिर आपको बताना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 से, स्टेटमेंट 2 से, दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 से, या फिर दोनों में से किसी से भी नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी ये सब क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, पर एक क्वेश्चन में मुझे भी 3-4 मिनट लग गए थे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक बार में क्वेश्चन को करने बैठे और वो क्वेश्चन आपका परफेक्टली हो जाए। एग्जाम के अंदर ऐसा होता है कि आप कोई ना कोई मिस्टेक करते हो, फिर आप उस क्वेश्चन को दोबारा करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ एकदम नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टाइम आप यहाँ पर सेव कर रहे हो क्वांट के अंदर, वही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, तभी आपका काम चल पाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर, जो सबको आसान लग रही है पर नहीं है आसान। इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स होंगे और सिली मिस्टेक्स करवाए जा रहे हैं। सिली मिस्टेक्स क्या, जो ऑप्शंस हैं ना यार, वो सच में बहुत क्लोज हैं, ऑप्शंस क्लोज हैं। मैं जब एग्जाम दे रहा था तो एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जिनमें ऑप्शन बहुत क्लोज थे, और मुझे ऐसा लगा कि इन दो में से कोई भी आंसर हो सकता है, या फिर 3 में से कोई भी आंसर हो सकता है ऑप्शन देखकर, ठीक है। और आई एम श्योर कि अगर ये चीज मेरे साथ हुई है तो बाकी लोग जो एग्जाम दे रहे होंगे उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझो। होता क्या है ना कि अंग्रेजी में जब हम लोग सवाल को टिक कर देते, जैसे ये क्वेश्चन बने, आपने इसका ऑप्शन बी लगा दिया, 4 ऑप्शन थे, और एक और बच्चा है जिसने इसका ऑप्शन ए लगा दिया, तो दोनों लोग ये सोच रहे थे कि जो भी उन्होंने लगाया वो उनका सही है, पर रियलिटी ये कि किसी का तो आंसर रॉन्ग है, या फिर हो सकता है कि दोनों का ही रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये चीज होती है इंग्लिश में, जब भी हम किसी क्वेश्चन को टिक करते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि वो क्वेश्चन सही है हमारा, ठीक है। अब फिर हम उसको भूल जाते हैं। अब एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आए 45, वो तो किसी को याद नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि जो चीज थोड़ी सी टफ आई होती है उसको हम लोग भूल जाते हैं। जब हम लोग एग्जाम देके बाहर आते हैं तो जो चीज केवल आसान होती है या फिर जो मॉडरेट होती है वही हमको याद आ रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है यार कि एग्जाम देने के बाद हमेशा बोल देते हैं कि हमारा एग्जाम आसान आया है, पर वो नहीं होता है। जब एग्जाम में आपके सामने 6-7 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनमें आप फंसे थे, वो आप एग्जाम के बाद भूल जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए और ऐसा होता है। और आंसर की के बाद ये चीज क्लियर हो जाती है कि यार हमने जो वहां पर गैस वर्क करा था वो गलत हो गया। गैस वर्क क्या, एक आप कह सकते हो अगर 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हो तो वैसे भी स्मार्ट चीज है वो कि आप उनमें किसी एक को टिक कर ही दो। तो अगर आप सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो ऐसे तो आपके क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ खराबी नहीं है, पर आप इस चीज को भी समझो कि अगर आपने भले ही सारे क्वेश्चन करे हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ऐसे करने को तो मैंने भी 45 क्वेश्चन करे इंग्लिश के, पर मुझे अभी से पता है, एक्सपीरियंस है कि इनमें 5 क्वेश्चन आराम से गलत हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जीके की बात करते हैं। देखो यार, जीके पूरा इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जीके आती है, ठीक है। करने को लोग जीके में 20 क्वेश्चन भी कर देते हैं, और फिर वो देखते हैं कि उनमें से केवल 7 ही क्वेश्चन सही हुए, बाकी 13 क्वेश्चन गलत हो गए। करने को लोग जीके में केवल 12 ही क्वेश्चन करके आते हैं और उनके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट तो जीके में बिल्कुल ही मैटर नहीं करते। बस अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कर लोगे, एटलीस्ट 10 सवाल आप पेपर में करके आओगे अगर आपने पूरी पढ़ाई अच्छे से करी है तो। करंट अफेयर आप पढ़ के गए हो, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो कुछ है आप सब अगर अच्छे से पढ़ के गए हो तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। एट मैक्स आप 15 क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। देखो यार, मैं आपको सच बताऊं तो मेरा जो एग्जाम सेंटर था वहां पर एक ऐसा कैंडिडेट भी था जिसने 20 क्वेश्चन करे जीके के, और एज पर हिज क्लेम उसने आंसर भी चेक करे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके सही थे, ठीक है। तो
आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है, और ये सीरियस कैंडिडेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके जो प्रीमियम मार्क्स थे वो 170 थे, ठीक है। तो मतलब अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है और वो पढ़ के आया है तो वो बहुत क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने सवाल करोगे केवल। और ये मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो कि 2 मार्च को हुआ था, ठीक है। 3 मार्च की जीके और भी टफ है एज कम्पेयर टू 2 मार्च। जो 3 मार्च के अंदर जीके आई उसका लेवल 2 मार्च के कंपेरिजन में ज्यादा है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर अगर आप इन दो के बीच में हो तो मतलब आप कह सकते हो कि एवरेज हो एक, ठीक है। और आपने बहुत अच्छा काम करा है फिर भी, ठीक है। आप पढ़ के गए हो तभी आप इतने क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आपको उनका आइडिया ही नहीं होगा तो आप उनको नहीं कर पाओगे वहां पर, ठीक है भाई। क्या चीज आ रही है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो तो आपको पता चल ही गया होगा कहीं ना कहीं से क्या सवाल आ रहे हैं। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ठीक है, जिनको आप आराम से कर सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि पूरा पेपर टफ आ रहा है, बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिए गए हो, फिर ऑप्शंस में ऐसा हो कि पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, 1 एंड 2, बी ऑप्शन में आपको बोल दिया कि 2 एंड 3। तो इस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। जब तक आपको इनकी कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी को टिक नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गई होगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, मान के चलते हैं कि 7-8 क्वेश्चन अगर इस तरीके से थे, तो जो बाकी के क्वेश्चन थे वो एकदम डायरेक्ट भी थे, ठीक है। तो उससे आप लोग डरना मत कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, नहीं, कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट भी हैं, राइट। कंप्यूटर सेक्शन की बात करते हैं भाई। कंप्यूटर द पार्टी स्पॉइलर। देखो यार, कंप्यूटर वो चीज है जिसकी ओवरऑल कट ऑफ में तो कोई वैल्यू नहीं है। ओवरऑल मतलब जिससे आपकी रैंक डिसाइड होगी उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है। पर अपने आप में अगर आपने इसकी वैल्यू नहीं करी तो सब खराब हो सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो 60 नंबर हैं उसमें से, जैसा कि आपको पता है यूआर कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको मिनिमम 18 नंबर लाने हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपको 6 क्वेश्चन सही करने हैं। कुल मिला के बात ये होती है, ठीक है। पर इतना बड़ा रिस्क कोई भी नहीं ले सकता कि वो केवल 6 ही क्वेश्चन करके आए। तो जनरली हम लोग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी करके आते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा भी क्वेश्चन कर देते हैं, भले ही हम उनके बारे में श्योर ना हो तो भी, ठीक है। और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, मेरा जो एग्जाम सेंटर था वहां पर मेरी जिन लोगों से बात हुई है, मैक्सिमम लोग वो थे जिनका 4 तारीख को डब्ल्यू का एग्जाम भी था। मतलब वो सभी लोग वो थे जिनकी तैयारी अच्छी थी और जिनका प्रीमियम स्कोर अच्छा था, ठीक है। और उनमें भी काफी लोग ऐसे थे यार जिन लोग को एग्जाम के अंदर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो रही थी, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी दिक्कत हो रही थी इन द कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है। काफी लोग इनमें ऐसे भी होंगे जिनका हो सकता है कि कंप्यूटर सेक्शन ही रुक जाए, ठीक है। और केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही ऐसा हो रहा होगा, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया सबको ये प्रॉब्लम हुई होगी। अब यार कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कंप्यूटर सेक्शन आसान है, इजी है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि उन्होंने 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर दिए। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग का जो बैकग्राउंड होता है वो कंप्यूटर रिलेटेड होता है। हो सकता है कि उन्होंने 11th-12th में या फिर कभी और कंप्यूटर पढ़ लिया हो, या फिर उन लोगों ने कंप्यूटर ज्यादा यूज करा हो, तो उनको वो सब चीज पहले से आती है। अब अगर आपने एकदम फ्रेश स्टडी करी है कंप्यूटर की, जब आपको ये पता चला कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको सच में प्रॉब्लम होगी। पर अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर सकते हो विद एक्यूरेसी, ठीक है। अपनी अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद 16 क्वेश्चन करे, पर मैंने में सारे क्वेश्चन में श्योर नहीं था, ठीक है भाई, मैंने भी बहुत तुक्के लगाए। इन 16 में मेरे अराउंड 10 क्वेश्चन शायद सही हैं, ठीक है, 10 या 11, 10 मान लो, और 6 क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा क्वालिफाई हो सकता है कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है भाई। तो ये चीज आप समझो कि प्रॉब्लम वहां पर आपको जरूर फेस हो सकती है, तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है इन फ्यूचर। और अगर आपका एग्जाम 6 और 7 तारीख को है तो भी। अब एक और सवाल बच्चों को जो आ रहा है वो ये कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये तो नहीं पता यार नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 1 जो है आपका, जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, और जो कंप्यूटर सेक्शन है, ठीक है, इनमें जो टाइमिंग है वो सेपरेट है। सेक्शन 1 की टाइमिंग सेपरेट थी, सेक्शन 2 की टाइमिंग सेपरेट थी, और जो इनका लेवल था वो अलग अलग डेट में अलग अलग रहा होगा। तो इसका नॉर्मलाइजेशन सेपरेट होना चाहिए, इसका सेपरेट होना चाहिए, और अगर इन दोनों का सेपरेट हो रहा है तो इसका भी सेपरेट ही तो होगा, ठीक है। अब अगर वो लोग ऐसा कर दें कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कंबाइन करके स्कोर बोले, अगर उन लोगों ने कंबाइन करके स्कोर लिया डिफरेंट डेज पर जब एग्जाम हुआ है, और फिर इस ओवरऑल स्कोर पर अगर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करा है, फिर कंप्यूटर में वो लोग नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी, ठीक है।
या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर वो लोग ऐसे करके कंबाइंड करके कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो कंप्यूटर मेमोराइजेशन ना करें। अगर सेक्शन वाइज कर रहे हैं फिर तो उसमें भी करना चाहिए, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और करना ही चाहिए यार, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसका एग्जाम आ रहा हो 2 तारीख को तो जिसका एग्जाम आ रहा हो 7 तारीख को उनका लेवल सेम हो। ऐसा 2 और 3 में भी देखा गया कि लेवल दोनों में देखो ऑलमोस्ट यहाँ भी टफ थे यहाँ भी टफ ही थे क्वेश्चन, ठीक है, पर फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहा होगा ना। तो उसको बैलेंस कॉम्पेंसेट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप 15-16 नंबर पर भी हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1-2 नंबर या 2-3 नंबर आपके आराम से बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा। अगर पॉसिबल होगा तो, और उन लोगों ने अगर पहले से सोचा होगा तो जरूर इसमें वो होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आपको ये लग रहा होगा कि जब हर जगह एवरेज स्कोर इतना ज्यादा है तो जो मैं चीज बता रहा हूँ वो कैसे सही होगी, जब सर्वे में आप ये देख रहे हो जो एवरेज स्कोर है वो इतना हाई जा रहा है, ठीक है। तो कैसे ऐसा होगा कि 300 से कम पे कोई नौकरी मिल पाए, ठीक है। तो ये चीज यार एक्सपेक्टेड होती है। जैसे अगर कोई बालक है, उसने बोला कि मैंने रीजनिंग के 27 क्वेश्चन करे हैं और उसमें मेरे 25 क्वेश्चन सही हैं, ये बात सच नहीं होती, ठीक है। ये आंसर की आने के बाद हो सकता है कि जिसने 27 करे उसके केवल 22 ही क्वेश्चन सही हो। और ऐसा हर जगह होता है रीजनिंग में। अगर इसकी बात करें जीके की, कोई कह रहा है कि अगर उसने 15 क्वेश्चन करे हैं और उसके जो करेक्ट है वो 15 में से 11 क्वेश्चन है, तो आंसर की के बाद ऐसा भी होता है कि वो 15 में केवल 7 या 8 ही क्वेश्चन सही रह जाए, ठीक है। तो हर जगह ऐसा होगा कि ये जो नंबर आपको इधर दिख रहे हैं इनसे कम ही नंबर बच्चे के आएंगे, ठीक है। और अटेम्प्ट के बेसिस पर तो वैसे भी कोई नहीं बता सकता कि क्या रहेगा फाइनल मामला। पर ये बात आप लिख के ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो क्लोज थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कट ऑफ सोच रहे हो उससे कट ऑफ काफी कम जाने वाली है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यार सेफ स्कोर। अब एक चीज मैं आपको समझा दूं कि सेफ स्कोर इस टाइम पर बताने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि क्या आप ये चाहते हो कि आपको केवल एक जॉब मिल जाए या फिर आप ये चाहते हो कि आपको अच्छी जॉब मिले। कुल मिला के बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, ठीक है। मैं आपको एक वेरी गुड स्कोर बता सकता हूँ हर एक सेक्शन के हिसाब से। जैसे अगर मैं पहले क्वांट की बात करूं, अगर आपका एग्जाम हो गया है या फिर आपका एग्जाम होने वाला है तो भी आप इस चीज को देख सकते हो। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से यार, अगर क्वांट के अंदर आप 28, 29, 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने बहुत अच्छा करा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं यार कि 85 मार्क्स जो है वो क्वांट के अंदर वेरी गुड स्कोर है। सेफ स्कोर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सेफ स्कोर तो उससे काफी कम होगा। अगर आपके क्वांट में 75 नंबर भी और अगर आप बाकी सेक्शन में अच्छा करके आए हो तो भी आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। पर क्वांट में अगर आप 85 नंबर तक ला रहे हो तो मतलब आपने बहुत अच्छा करा है, ठीक है भाई। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, आई होप, ठीक है। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो 85 नंबर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर कोई 28 क्वेश्चन सही करेगा तो 84 हुए और कोई 29 करेगा तो 87 हो गए। अगर एक गलत भी हुआ तो वो 86 होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि 84 प्लस जो भी क्वांट में है वो अच्छा स्कोर है। 28, 29, 30 अगर आपने करी तो मतलब आपने बहुत अच्छा करा है। रीजनिंग की बात करती हैं। रीजनिंग के अंदर 75 प्लस अगर आप ला रहे हो तो आपने बहुत अच्छा करा है मेरी नजर में, ठीक है। और जो मेरा ओपिनियन है उस हिसाब से 75 प्लस अगर आपके हैं तो ओवरऑल मतलब वही बात है कि क्वांट और रीजनिंग में मिला के क्यूमुलेटिव मिला के अगर आप अराउंड 160 के आसपास हो, 160 के आसपास अगर आप हो तो मेरे हिसाब से वेल डन। आपने बहुत अच्छा करा है। अगर आपने इंग्लिश और रीजनिंग में भी इतने अच्छा करा होगा तो जो आपको चाहिए आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बाकी 2 सेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो फिर आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भाई मेरे हिसाब से 120 इज अ वेरी गुड स्कोर। बहुत अच्छा स्कोर है 120 नंबर, इससे कम ही है तो चलेगा, पर ये एक वेरी गुड स्कोर है मेरे हिसाब से, ठीक है। जीके, जीके के अंदर यार देखो एक तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या थी, बट स्टिल एक्सपेक्ट के जैसा एग्जाम आया है उसमें 35 मार्क्स आप लोग ला सकते थे, ठीक है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 35 नंबर तक तो यार ला सकते थे, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन तो एटलीस्ट वहां पर थे ऐसे जो आपको दिख रहे होते कि इनका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। तो और ये ज्यादा भी हो सकता है, 40 तक भी आप ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो अगर आप बहुत अच्छा बढ़ के गए थे तो। बट एवरेज लोगों को कंसिडर करते हो मैं इतना मान के चल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से यार अगर आपने सारे ही सेक्शन अच्छे करे, अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि इतने नंबर तो बहुत लोग के होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई ऐसा बालक है जिसने मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी कर दी तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी इंग्लिश अच्छी ना रही हो या फिर उसका जो जीके सेक्शन हो वो खराब हो गया हो, ठीक है। तो हर किसी सेक्शन में अच्छा करना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है, ठीक है।
तो आप कभी ये मत सोचा करो कि इतने नंबर तो हर किसी के आ गए होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप इनको जोड़ रहे हो तो 160 और 120, 300, 280 और 35, 315 आपका बैठ रहा है। तो मतलब ये 315 मेरे हिसाब से वो नंबर है कि अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आपको कुछ भी मिल जाएगा। कुछ भी से मतलब है टॉप पोस्ट जो होती है, कुछ भी मिल जाएगा। सेफ स्कोर नहीं है ये, सेफ स्कोर तो इससे बहुत कम होगा। इनफैक्ट अगर कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो वो सेफ स्कोर और कम चला जाएगा। या उसकी तो भी बात ही नहीं कर रहे क्योंकि पूरे एग्जाम में भी नहीं हुआ है। पर ये मैं आपको ऐसा स्कोर बता रहा हूँ कि अगर आपका फ्यूचर में एग्जाम है 6 और 7 तारीख को, तो आप इससे आइडिया ले सकते हो कि मैं इतना एग्जाम के अंदर कर सकता हूँ। डिपेंड्स कि उसका लेवल क्या है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है भाई। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी सही था कि अगर आपका एग्जाम हो गया है तो आप एक आइडिया लगा सको कि क्या आपने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। ठीक है। अगर ये परफॉर्मेंस आपकी रही है तो मतलब आपने अच्छा करा है। अब अगर एक सेक्शन में आपके 5-10 नंबर कम भी हो गए तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, आपको डेफिनेटली कोई और पोस्ट मिल जाएगी 4600 या 4200 ग्रेड पे की। ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है यार कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता था। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर ये सब चीज समझाना भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है। तो जिन लोगों का एग्जाम है वो अच्छे से पढ़ाई करो और कंप्यूटर पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है। तो बस इतना ही वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।